एपिसोड 282 रीबर्थ ऑफ व्हाइट सोल जल्दी से 150 लाइक कंप्लीट कर दूं, नेक्स्ट एपिसोड आएगा। यशराज की तो डे से पैर ही जम गए थे। 2 दिन पहले उसने इसी हालत में 2 इंसान को जंगल में फेंक दिया था ताकि जानवर उन्हें खा ले। वो प्रिया के सामने बैठ गया। उसकी हालत देखकर यशराज को दर्द हो रहा था। वहीं साइना ने डे से ही उस लड़की की हालत देखा तो वो डर गई। फिर जब दामिनी की मुंह से उसने उसके लिए बेटी सुना तो वो समझ गई कि ये दामिनी की बेटी है। अब आगे मतलब ये वही लड़की है, उसके बाप की नाजायज बेटी। उसकी हालत देखकर साइना को डर और थोड़ा बुरा तो लगा, पर आपने डैड की धोखा और अपनी मोम की हालत के बारे में सोचकर उसकी होंठ पर मुस्कान आ गई। ये औरत थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि वो बस एक रात की गलती का नतीजा है और उसकी बेटी प्यार की निशानी है। पर अब देखो उसकी वो प्यार की निशानी किस हालत में यहाँ पड़ी हुई है। शायद इसे ही कर्म कहते हैं। उसने अपने डैड की तरफ देखा जो डैड कहलाने के भी लायक नहीं थे। अब वो प्रिया के लिए आंसू बहा रहे हैं। आखिरकार वो उनकी प्यार की निशानी जो है, अगर वो इस हालत में होती तो उसका ये बाप शायद उसे देखता तक नहीं। यशराज भी प्रिया के पास बैठ गया। वो उसे उठाने की कोशिश करने लगा। ये देखकर साइना को बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी होंठों पर मुस्कान आ गई। वो हंसते हुए बोली, ये है आपके कर्म का फल। आपकी इस रखेल ने थोड़ी देर पहले ये कहा कि मेरी माँ पागल है और मैं बस एक रात की गलती का नतीजा। इसलिए मेरी माँ के पीछे आप पैसा बर्बाद नहीं कर सकते। इसका मतलब आपका सारा पैसा आपकी इस नाजायज औलाद और रखेल के लिए था। पर देखो आपकी नाजायज बेटी, ओह सॉरी, प्यार की निशानी कैसे जमीन पर पड़ी हुई है। इतना कहकर वो हंसने लगी। उसे ऐसे हंसते हुए देखकर यशराज को गुस्सा आ गया। वो उस पर भड़कते हुए बोला, तुम बेशर्म लड़की, अपनी बहन को इस हालत में देखकर कैसे हंस सकती हो। उनकी बात सुनकर साइना और भी जोर से हंसने लगी। क्या कहा आपने, ये और मेरी बहन? फिर वो चिल्लाकर जोर से बोली, नहीं है मेरी कोई बहन। मेरी मॉम ने सिर्फ मुझे पैदा किया है। मेरी कोई और बहन नहीं है। ये जो यहाँ पड़ी हुई है ये आपकी धोखे की निशानी है। आपने मेरी मॉम को धोखा दिया और इस रखेल के साथ बच्चा पैदा किया। यहाँ तक कि मेरी मॉम के नाम की प्रॉपर्टी भी आपने छीन लिया। किसके लिए? इस घटिया 2 कौड़ी की रखेल के लिए। ये तो मेरी मॉम की पैरों की धूल बराबर भी नहीं है। आज जब मेरी मॉम की इलाज के लिए पैसों की जरूरत है तब भी आप अपनी इस रखेल की बात मानकर मुझे पैसे नहीं दिए। अब देखिए आपकी और आपकी रखेल की नाजायज बेटी किस तरह पड़ी हुई है। लगता है ये घटिया लड़की मर चुकी है। ये सब आप दोनों की कर्म का फल है। इतना सुनकर दामिनी गुस्से से फट पड़ी और प्रिया की सिर को नीचे रख के जल्दी से साइना की तरफ बढ़ गई। तुम घटिया लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी के बारे में इतना सब बोलोगी। इतना कहकर उसने गुस्से से साइना पर हाथ उठा दिया। पर इस बार साइना भी गुस्से में थी। बचपन से आपने डैड की बेरुखी और धोखे को बर्दाश्त करके उसके दिमाग गुस्से से भर गया था। उसने दामिनी की हाथ को पकड़ लिया और उसकी हाथ को झटक दिया और दामिनी की गाल पर एक जोरदार थापड़ जड़ दिया। दामिनी उसे गुस्से और हैरानी से देखने लगी। यही हाल यशराज का भी था। साइना गुस्से से दामिनी को उंगली दिखाते हुए बोली, अगली बार कोशिश भी करना। तुम बस 2 कौड़ी की रखेल हो और तुम्हारी बेटी भी एक रखेल की नाजायज औलाद है। पर मैं अभी भी दुनिया के सामने यशराज ठाकुर की इकलौती बेटी हूँ। अगर मेरा ये झूठा धोखेबाज बाप मर जाए तो सारी प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, तुम्हें या तुम्हारी इस नाजायज औलाद को नहीं। अगर तुमने अब मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ जाए। और ये मत समझना कि तुम मुझसे बड़ी हो तो मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगी। तुम वो घटिया औरत हो जिसकी वजह से मेरी मॉम की लाइफ बर्बाद हो गई। तुम्हारी और मेरे बाप दोनों ने मिलकर मेरी मॉम को धोखा दिया। इसलिए आज मेरी मॉम इस हालत में है। इसलिए मुझे तुम्हें मारने से बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। इतना कहकर साइना ने जोर से दामिनी को धक्का दे दिया तो दामिनी नीचे गिर गई। यशराज ने प्रिया को पकड़ रखा था इसलिए वो दामिनी को नहीं बचा सकता था। और सच्चाई उसे भी पता था कि सबकी नजरों में साइना ही उसकी जायज औलाद है। अगर वो प्रिया और दामिनी की असलियत सच में दुनिया के से बता दिया तो उसकी भी बदनामी होगी। आज भी सबके नजरों में वो एक बिजनेसमैन है, चाहे उसके पास छोटी सी ही बिजनेस क्यों ना हो। और इस बात से सबसे ज्यादा इफेक्ट दामिनी और प्रिया की लाइफ में पड़ेगा। और वो साइना को भी कुछ नहीं कर सकता था। भले ही उसे साइना से कोई लगाव या प्यार नहीं था, पर वो उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता था, वरना सुमिना की जो भी प्रॉपर्टी उसने लिया था उसकी वसीयत के हिसाब से सभी प्रॉपर्टी उसके और दामिनी के नाम से ट्रस्ट को ट्रांसफर हो जाती। उसके पास भी प्रॉपर्टी थी पर उसकी लालच सबसे बड़ा था। दामिनी जोर से नीचे गिरी थी। वो उठी भी नहीं थी कि साइना ने उसकी हाथ पर हील रख दिया। दामिनी दर्द के मारे चीख पड़ी। साइना उसे क्रश करके यशराज और प्रिया के पास आगे बढ़ गई। साइना, तुम बहुत आगे जा रही हो। मुझे तुम्हें कुछ करने के लिए मजबूर मत करो। तुम अपनी माँ को ऐसे कैसे मार सकती हो? यशराज ने गुस्से से चिल्लाकर बोला, मेरी माँ, मेरी मॉम बहुत अच्छी और एलिगेंट लेडी है जिन्हें आप जैसे घटिया इंसान ने धोखा दिया। वो भी इस रखेल बेशर्म औरत के लिए। ये किसी की माँ होने की लायक नहीं है। ये सिर्फ गटर में रहने की लायक है जो दूसरों की घर तोड़ती है।
दामिनी की हाथ से खून बह रहा था। वो चिल्लाते हुए बोली, यश देखा तुमने, ये लड़की कितनी घटिया और बदमाश है। इसने मुझे मारा, मुझे जख्मी कर दिया। इसलिए मैंने तुमसे कहा था जब ये सुमिना की पेट में थी तभी उसे मार दो, पर तुमने तो कुछ भी नहीं किया। क्या तुम्हें दिख रहा है आज वो बड़ी होकर मुझे और हमारी बेटी को इस हालत में भी किस तरह ट्रीट कर रही है। उसकी बात सुनकर साइना को अपने दिल में कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा था। इसका मतलब उसकी मोम ने ही उसे बचाया होगा और उसकी डैड से इसलिए उस वक्त दूर हो गई होगी। उसे कैसे पता नहीं चला अपनी मोम का दुख। जैसा उसका ये बाप है वो अपनी रखेल की बात मानकर ऐसा कर भी सकते थे। वो पागलों की तरह हंसते हुए बोली, इसका मतलब आप दोनों ही मुझे मार देना चाहते थे और डैड ही आपको मुझे डैड कहने में भी शर्म आ रही है। आज तक मुझे लगता था चाहे आप मुझे प्यार ना करते हो पर आप मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पर आपकी इस रखेल की बात सुनकर आज मुझे दुख हो रहा है कि मैंने आपको बाप ही क्यों माना। कोई बाप अपनी ही अजन्मी बेटी को कैसे मारने को कोशिश कर सकता है। सच में आपकी ये रखेल बहुत क्रूएल है, पर देखो भगवान ने इसे ही दंड दिया। तुम मेरी माँ से मुझे छीनना चाहते थे, मुझे मार देना चाहती थी। अब देखो मिस दामिनी, तुम्हारी बेटी कैसे जिंदा लाश की तरह पड़ी है। इतना कहकर वो हंसते हुए फिर से दामिनी की तरफ मुड़ी और उसकी तरफ चलने लगी। आज उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कैसे कोई इतना क्रूएल हो सकता है, वो तो सोच भी नहीं पा रही थी। अगर वो नहीं होती तो आज ये लोग उसकी मोम को शायद पहले ही मार चुके होते। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। दामिनी तो अब उसे देखकर डर गई थी। दामिनी पीछे होने वाली थी, उससे पहले साइना ने उसकी बालों से उसे पकड़ लिया और उसकी चेहरे पर थापड़ मारकर बोली, तुम घटिया चुड़ैल, तुम मुझे मारकर मेरी मॉम को अकेली कर देना चाहती थी, है ना? अब मैं चाहती हूँ कि तेरी ये बेटी मर जाए और तू भी मरते वक्त अकेली रहे। दामिनी को अपने सिर में बहुत दर्द हो रहा था। वो दर्द से चीख पड़ी। उसे लग रहा था जैसे साइना आज उसकी बाल को उखाड़ लेना चाहती हो। साइना पीछे मुड़ी और यशराज को देखते हुए बोली, मुझे अभी के अभी मोम की इलाज के लिए पैसे चाहिए और शाम तक मेरी मोम के नाम की जो भी प्रॉपर्टी आपने इस रखेल या अपनी नाजायज बेटी के नाम किया है वो सब मुझे वापस चाहिए, वरना मैं आपकी इस रखेल को कहीं मुंह दिखाने की भी लायक नहीं छोड़ूंगी। फिर देखती हूँ आप मुझे कैसे रोकते हो। इतना कहकर उसने घिन से एक बार प्रिया को देखा, जिसकी चेहरा भी पहचान में नहीं आ रही थी। उसी बड़ी की हर जगह से खून रिस रहा था, फेस पर भी कट था। यूं देखकर वो वहां से बाहर चली गई। आज उसे यहाँ आकर सबसे अच्छा शो देखने को मिला था। आज तक वो अपने डैड की उस रखेल और नाजायज बेटी को देखना चाहती थी और आज उसने सच में उन दोनों को देख लिया था, वो भी इस हालत में। इसलिए वो बहुत खुश थी इस वक्त। उसके जाने के बाद दामिनी और यशराज होश में आए। दामिनी चिल्लाते हुए बोली, मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शांत रहो अभी दामिनी, हमें पहले प्रिया को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। यशराज भी साइना को नहीं छोड़ता, पर सांसें पहले उसके लिए उसकी बेटी जरूरी थी। यशराज ने प्रिया को गाड़ी में लिटा दिया। दामिनी प्रिया के पास बैठ गई। प्रिया की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था। यशराज चिल्लाते हुए बोला, पता लगाओ कि किसने मेरी बेटी की ये हालत किया है। गार्ड हाँ में जवाब देकर वहां से चला गया और बाकी सब गार्ड यशराज के कार के पीछे प्रोटेक्शन के लिए चले गए। वहीं ईशानी और मोक्ष अपने रूम में बैठे हुए थे और ये सब लाइव देख रहे थे। ईशानी की होंठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसे पता नहीं था कि साइना वहां होगी इस सीन को और भी दिलचस्प बनाने के लिए। तभी उसे अपनी पेट पर मोक्ष का गर्म हाथ महसूस हुआ। मोक्ष ने ईशानी को पीछे से गले लगा लिया और उसकी नेक पर किस करने लगा। उसका एक हाथ धीरे धीरे ईशानी शर्ट के अंदर चला गया और उसकी पेट को सहलाते हुए धीरे धीरे उसकी सीने पर आ गया। मोक्ष ने ईशानी की सीने को धीरे से प्रेस को किया। तभी उसे अपने हाथ पर गिला गिला महसूस हुआ। उसने एक स्मिक के साथ अपने उस हाथ को बाहर ले आया। वहीं ईशानी तो शर्म से पानी पानी हो रही थी। तभी मोक्ष ने ईशानी की आंखों में देखते हुए आपने उस हाथ की उंगली को मुंह में भरकर चूस लिया। ये देखकर ईशानी की दोनों गाल धर्म से जलने लगे। वो इस वक्त लाल सेव की तरह लग रही थी। मोक्ष ने ईशानी की गाल पर किस कर लिया और आई ब्लिंक करते हुए बोला, बीबी तुम्हें अभी भी शर्म आ रही है। ये कोई नई बात तो नहीं है, वैसे भी ये सब कुछ मेरा ही तो है। इतना कहकर उसने ईशानी की पहनी हुई अपनी शर्ट की दो बॉटम खोल दिया और ईशानी की गले और क्लीवेज पर टूट पड़ा। वो उसे वेट किसेस देकर सक और बाइट करने लगा। धीरे धीरे वो ईशानी की सीने पर आ गया और ईशानी को देखते हुए उसकी एक सीने को अपनी मुंह में भर लिया। ईशानी की मुंह से आह की आवाज निकल गई। मोक्ष किस और सक कर रहा था। ईशानी के लिए अब ये सब रेसिस्ट करना मुश्किल हो रहा था। तभी बाहर से डोर नॉक की आवाज आई तो ईशानी ने जल्दी से मोक्ष को खुद से दूर कर दिया। बीबी मेरा पेट नहीं भरा है, जो भी हो बाहर उसे वेट करने दो। मोक्ष बच्चों की तरह होंठ पर जीभ फिराते हुए बोला। उसकी बेशर्मी भरी बातें सुनकर ईशानी चिढ़ते हुए बोली, तो जाए, भूल लगी है तो खाना खाए, ये मेरे बच्चों का खाना है, आपका नहीं। इतना कहकर वो शर्ट की बॉटम बंद कर रही थी। उसकी बात सुनकर मोक्ष तिरछी स्माइल करते हुए बोला, बच्चों का खाना उनके डैडी भी खा सकते हैं। ईशानी उसे धक्का देकर बाहर भाग गई। जाओ डोर ओपन कीजिए हब्बी।
मोक्ष बेड से उठा और गुस्से से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने गुस्से से दरवाजा खोला। उसका मन कर रहा था जो भी बाहर है उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दे। वो अभी अपनी बीवी के साथ रोमांस करने की मूड में था, पर उसकी सारा डिजायर अधूरा रह गया था। जैसे ही उसने डोर ओपन किया उसके सामने एक छोटा प्यारा मगर गुस्से से भरा चेहरा आया। ये कोई और नहीं उसका बेटा रुद्रांश था, जो आपने डैडी को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। भाई लीजिए, ये आपका बेटा मेरे साथ नहीं रह रहा है, शायद वो भाभी को ढूंढ रहा है। ये कह मार नव्या ने रुद्रांश को मोक्ष की तरफ बढ़ा दिया।